तो जो हमारे पूर्वज जो थे, ये पहले जो है हर चीजें इनको ज्ञात थी। उन्हें मालूम होता था कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा त्योहार है, कौन सा पर्व आने वाला है, नौ दुर्गे कब आएंगी, श्राद्ध कब आएंगे। ये सारी चीजों का उनको जानकारी होती थी, क्योंकि वो पंचांग के बारे में जानते थे। लेकिन आज जो नया युग आ गया है, जबकि पहले ना इंटरनेट थे, ना मोबाइल थे, कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन वो पंचांग के द्वारा इन सब चीजों का अंदाजा लगा लेते थे कि आज क्या है। आज तो सारी चीजें अवेलेबल भी हैं, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, उनसे हम सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा त्योहार आ रहा है, कब आ रहा है, और ये पता होता ही रहता है। वैसे भी व्हाट्सएप पे पूरा पंचांग डेली का हमारे पास आता ही है। लेकिन ये पंचांग कैसे देखा जाता है? सबसे बड़ी चीज आती है कि जब हमारे पास कोई पंचांग बुक होती है, तो उस पंचांग बुक को हम कैसे देखें। कई बार होता है हमें आइडिया नहीं लगता है कि पंचांग में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और उसको कैसे उसका विवरण करना है। ये सिर्फ किसी को पढ़ाने के लिए नहीं है। इस तो मैं देखना पंचांग को देखना सीखकर आप जो है अपने घर का, अपने परिवार का नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और आप, एक मेन चीज होती है शुभ मुहूर्त। जनरली क्या है, पहले लोग हर चीज का शुभ मुहूर्त देखा जाता था, जो कि कुछ तो अभी भी देखे जाते हैं, बाकी चीजों को नहीं देखे जाते। जैसे विवाह वगैरह होते हैं, तो आप तुरंत कुंडली मिलाते हैं, तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं, और तुरंत आप उसका विवाह, लग्न कब है, कितने बजे फेरे हैं, उनको इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो पुत्री या पुत्र है, इनका जब विवाह हो, तो क्या हो, विवाह हो तो इनका जीवन सुखीमय रहे। हम एक शुभ मुहूर्त में इनका विवाह करें, और एक ऐसा विवाह हो जो कि लंबा समय लंबे समय तक चले। इसलिए हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, मतलब हमारे कार्य सिद्ध हो। जनरल वे में हमें सब चीजों के लिए मुहूर्त देखना चाहिए। क्या तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, इस समय काल सर्प योग तो नहीं है, कहीं इस समय कोई अशुभ चौगड़िया तो नहीं चल रही। तो आपको ये समय देखना बहुत अनिवार्य होता है। इसीलिए आजकल हमारे जो काम हैं, कई बिगड़ जाते हैं। हम कामों को समय पर नहीं कर पाते, और ना करने के कारण हमारे काम कई असफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप अभी तो साइंटिस्ट जब रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसके भी मुहूर्त के लिए टाइम निकालते हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि कौन सा सही मुहूर्त है, इसको कब लॉन्च करना है। जब बड़े बड़े लोग सारे मुहूर्त देखकर, शुभ समय देखकर सारे कार्य करते हैं और सफल होते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जो छोटे छोटे कार्य हैं, जो भी हम करते हैं, अगर वो शुभ समय पर करें, तो हमें काफी लाभ हो। तो मेरा सिखाने का मतलब यही है कि हम पंचांग को सिर्फ किसी से दिखाने देखने के लिए या किसी को बताने के लिए जरूरत नहीं है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक परंपरा बना सकते हैं, और उन चीजों को लोगों को सिखा सकते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे कि आज ये तिथि है और ऐसे देखते हैं और ऐसा करते हैं, ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त पे शुभ काम होता है, अब करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बताई जाती थी। लेकिन आज आधुनिक युग होने के कारण हम लोग जो है शुभ समय का ध्यान नहीं रखते। कई कार्य ऐसे हैं जो अशुभ समय कर लेते हैं, और हम नुकसान उठाते हैं, या हमें उनका लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए पंचांग जानना जरूरी है। तो पंचांग के लिए क्या है, पंचांग शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 अंगों का वर्णन है। पंचांग मतलब 5 अंग, जिसके 5 अंग होते हैं उसको पंचांग कहते हैं। अब अंग क्या क्या है हमारे? अंग जो हैं, हमारा पहला जो है तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा करण, और पांचवा योग। इस तरह से हमारे ये 5 जो हैं अंग हैं, जिनके आधार पर हम जो है शुभ मुहूर्त का निर्माण करते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं। इनको मिलाकर तिथि भी अच्छी होनी चाहिए, वार भी अच्छा होना चाहिए, नक्षत्र अच्छा होना चाहिए, योग और करण भी अच्छे होने चाहिए। जब ये चीजें हमारी अच्छी होंगी, तो हमारा मुहूर्त भी बहुत अच्छा निकलेगा, और हमारे सारे कार्य शुभ होंगे, उन्हें उनमें हमें सफलता मिलेगी। तो ये चीजें देखना अनिवार्य है। इसीलिए हम पंचांग सीखते हैं। जो पंचांग सीखने का मेन उद्देश्य है, महत्व है, वो ये है। इसीलिए हमें पंचांग जो है सीखना चाहिए। अब मैं आपको कुछ पीपीटी शेयर करता हूं,
और इसके बारे में वर्णन देता हूं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं विस्तार पूर्वक। मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये जो पंचांग की जो गणना करते हैं, ये गणना किस हिसाब से होती है, कौन सी पद्धति है। ये जो सारी गणना है हमारी चंद्रमा और सूर्य के आधार पर होती है। चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे हमारे ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं और रोज हमें दिखाई देते हैं डेली। सूर्य भी डेली दिखाई देता है, चंद्रमा भी हमें डेली दिखाई देता है। तो चंद्रमा जो है जब घटता बढ़ता है, उसके आधार पर हम तिथियों का ज्ञान कर लेते हैं। और हमारे पास पंचांग भी है। पंचांग की भी एक गणना है। जो पंचांग की गणना है ये विक्रम संवत से की गई है, जो कि चंद्रमा और सूर्य का एक कैलेंडर है। विक्रम संवत का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। इसमें क्या मास और तिथियां चंद्रमा की गति के अनुसार गणना करके तय की गई। और ऋतुओं और वर्ष का निर्धारण भी सूर्य की गति से किया जाता है। जो हमारे नववर्ष की शुरुआत है, हमारा जो नया साल शुरू होता है, आपने देखा होगा हम आईटीआर भरते हैं, मार्च तक चलता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। क्यों? बही खाते हैं, आपने देखा होगा लोग जो है बही खाते मार्च में एंड करते हैं और अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये हमारा हिंदू पद्धति का नववर्ष स्टार्ट होता है इस समय। जो नववर्ष है हमारा विक्रम संवत के अनुसार, उसकी गणना के अनुसार चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा या मार्च अप्रैल में शुरू होता है। चैत्र की जब शुक्ल प्रतिपदा आती है, पहला दिन आता है पूर्णिमा के बाद में, तब हमारा मार्च अप्रैल में ये हमारा नव वर्ष स्टार्ट होता है, जिसे चैत्र माह कहते हैं। इस तिथि को हम लोग गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, कुछ लोग उगादि कहते हैं, कुछ लोग नव संवत्सर कहते हैं। तो आज भी ये मान्यता है कि भारत के कई हिस्सों में, जैसे खास तौर पर उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत में सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए विक्रम संवत की तिथियां ही मान्य की जाती हैं। तो विक्रम संवत हमारा मेन है, क्योंकि उसकी गणना से हमारे सारे कैलकुलेशन होते हैं। ये जो विक्रम संवत है, विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, उन्होंने ये विक्रम संवत किया था। और एक और चलता है शक संवत, उससे पहले शक संवत होता था, वो भी चंद्रमा और सूर्य के आधार पर ही चलता था। शक संवत भी और आपका विक्रम संवत भी। तो राजा जो उज्जैन के थे विक्रमादित्य जी, इन्होंने शक राजा को पराजित किया, और पराजित करके उसके बाद इन्होंने अपना विक्रम संवत स्टार्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ ये कब कब स्टार्ट हुआ। ये जो विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व, बीसीई, 57 ईसा पूर्व शुरुआत हुई। शक संवत जो है वो 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व शक संवत स्टार्ट हुआ। और जो हमारा ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर है, ये जो है पोप ग्रेगरी ने 13 द्वारा सुधार करके, पहले भी चलता था, उसको 13 पोप ग्रेगरी ने स्टार्ट किया, जिससे इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। ये 1582 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। तो विक्रम संवत के जो प्रारंभकर्ता थे ये राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन के। शक संवत को स्टार्ट किया था, ये शक राजा ने स्टार्ट किया था। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसको पोप ग्रेगरी ने 13 में स्टार्ट किया, पोप ग्रेगरी 13। तो उनके वो 1 2 3 इस तरह चलते थे, पोप ग्रेगरी 13 ने इसको स्टार्ट किया। और जो कैलेंडर के प्रकार हैं, जो हमारा विक्रम संवत है ये चंद्रमा और सूर्य के ऊपर आधारित है, उसी की गणना से होता है। और शक संवत भी उसी से होता है, सूर्य और चंद्रमा से। लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये हमारा सूर्य पद्धति के आधार पर होता है, चंद्रमा पद्धति नहीं लेते। इंग्लिश वाला जो कैलेंडर है ये सूर्य के आधार पर चलता है। तो नववर्ष जो हमारा स्टार्ट होता है विक्रम संवत का, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। शक संवत भी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो इंग्लिश कैलेंडर है हमारा, ये 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। प्रमुख प्रयोग जो है विक्रम संवत से, हम हिंदू पंचांग देख सकते हैं, पूरा पंचांग
विक्रम संवत के हिसाब से बना हुआ है। पर्व त्योहार जो भी चीजें हैं, कब व्रत आएगा, कब त्योहार आएंगे, ये सारी चीजें हम पंचांग के द्वारा देख सकते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है, वो भी इसी पे आधारित है, उसकी भी गणना इसी प्रकार है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है, ये इंटरनेशनल लॉन्च है, हर जगह इसको यूज किया जाता है। वर्तमान में जो विक्रम संवत चल रहा है, ये हमारा 2082 है विक्रम संवत। शक संवत जो चल रहा है ये 1947 है, और ईसवी जो चल रही है 2025 है। इस तरह से ये हमारी इस समय सन चल रहे हैं तीनों कैलेंडरों के हिसाब से, विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियंस। इसी के आधार पर, इसी संवत के आधार पर हम ये सारी चीजों का निर्णय करते हैं। अब आते हैं पंचांग के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, पंचांग के 5 अंग होते हैं। तिथि, तिथि जो है चंद्रमा पे आधारित होती है। हमारी जितनी भी तिथियां बनी हुई हैं, ये चंद्रमा की स्थिति पर देख के बनाई जाती है। इसकी गणना जो है चंद्रमा के आधार पर होती है। और वार जो है, ये सप्ताह के दिन है। ये वार हमारे हिंदू पद्धति में भी वही है, और इंटरनेशनली भी यही वार चलते हैं। वार सेम है हमारी हिंदू पद्धति के और अंग्रेजी पद्धति के। सप्ताह के 7 वार ये फिक्स किए गए हैं, वही के वही वार हमारी पद्धति में भी आते हैं। नक्षत्र जो है, ये आकाश में जो तारे हैं, इन्हें हम लोग नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां अभिजीत नक्षत्र बोला गया है। तो ये नक्षत्र है, इनका पूरा वर्णन, कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, कौन से नक्षत्र खराब हैं, इस चीज की जानकारी लेकर हम अपने मुहूर्त निकालते हैं। किस नक्षत्र में बेटा पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले यही देखा जाता है कि चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र में वो पैदा हुआ, क्या वो नक्षत्र अच्छा है, कहीं गंडमूल तो नहीं है, मूल तो नहीं पड़े हुए उसको। तो ये चीजें नक्षत्रों के आधार पर ही सारी निकाली जाती है। तो नक्षत्रों की गणना से, ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनके देवता भी होते हैं, इनके स्वामी भी होते हैं, तो उनके आधार पर हम नक्षत्रों की गणना अपनी करते हैं। फिर आते हैं हमारे योग। योग जो है हमारे ग्रहों का संयोग है, ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है, उससे योग होते हैं। योग शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि शुभ योग में कार्य करना चाहिए, तो ये योग देखते हैं हम, कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है। इसी प्रकार से करण आते हैं, 11 करण है हमारे। योग जो है हमारे 27 है, और 11 करण है। इसमें भी अच्छे और बुरे रहते हैं, शुभ और अशुभ रहते हैं। करण जो है तिथि का आधा भाग कहलाता है। तो ये जो है सारी चीजें, ये जो 5 चीजें हैं, इसी से हम पूरे पंचांग की गणना करते हैं, और पूरे मुहूर्तों का वर्णन इन्हीं आधार पर निकलता। तो कुछ चीजों की मैं आपको आज डिटेल बताऊंगा। आप आए हैं आप लोग, तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। काफी कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी मिलेगी, और उसके बाद जो है आप इसका पूर्ण वर्णन भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आती है हमारी तिथि। पहला अंग जो हमारा पंचांग का है वो तिथि है। पूर्णिमा को हम पूर्णमासी कहते हैं, पूर्णिमा आती है। प्रतिपदा, पहली तिथि जो है, प्रथम तिथि जिसे कहते हैं वो प्रतिपदा है। आम भाषा में हम उसको पड़वा भी कहते हैं। द्वितीया, दूज भी कहते हैं, ये दूसरी तिथि है। फिर आती है हमारी तृतीया तिथि, जिसे तीज कहते हैं हम लोग, ये तीसरी तिथि है। चतुर्थी, जिसे चौथ कहते हैं। पंचमी, जिसे पंचमी भी कहते हैं, और ये 5वीं तिथि है हमारी। उसके बाद आती है षष्ठी, जिसे छठ भी कहते हैं, ये छठी तिथि है। फिर आती है सप्तमी, सातम, ये भी कहा जाता है, सातम के त्योहार आते हैं। अष्टमी, इसे आठम भी कहते हैं, ये 8वीं तिथि है। नवमी, ये हमारी 9वीं तिथि है, इसे नवमी भी कहते हैं। फिर आती है हमारी दशमी, जिसे दसम भी कहते हैं कई जगह पर, ये 10वीं तिथि है। फिर आती है एकादशी, जो कि हमारी 11वीं तिथि है, इसे ग्यारस भी कहते हैं। फिर आती है हमारी द्वादशी, इसे बारस भी कहते हैं, ये 12वीं तिथि है। फिर आती है त्रयोदशी, जिसे हम लोग तेरस भी कहते हैं,
ये 13वें दिन में होती है। फिर आती है चतुर्दशी, जिसे चौदस भी कहते हैं, ये 14वीं तिथि होती है। और 15वीं तिथि है हमारी अमावस। इस तरह से हमारी टोटल 15 तिथि होती हैं। एक्चुअली में 14 होती हैं, एक पूर्णिमा और एक अमावस आती है, जिसे हम 15वीं तिथि भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी तिथियां हैं, जिसके आपको मैंने नाम बताए हैं। ये नाम चलते हैं हमारे, ये चीजें जो हैं बताई गई हैं। अब तिथियों के बाद में जो हमारा है, तिथियों के जो है 5 भागों में विभाजित किया गया। 5 प्रकार की होती है हमारी तिथियां। एक नंदा होती है, एक भद्रा होती है, एक जया होती है, रिक्ता होती है और पूर्णा होती है। तो इस तरह से हमारे मंथ के अंदर जो है 2 भाग किए गए हैं, जो कि महीना जबकि 30 दिन का होता है। 15-15 तिथि। एक तिथि होती है जो कि पूर्णिमा से अमावस तक, फिर अमावस से पूर्णिमा तक। जब पूर्णिमा का दिन होता है उस समय हमारा चंद्रमा जो है पूर्ण होता है, पूर्ण गोल दिखाई देगा। आप जब भी आप ऊपर देखेंगे, अगर आपको चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है तो मान लीजिए उस दिन पूर्णिमा तिथि है। फिर चंद्रमा जो है घटना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा घटना स्टार्ट हो जाता है। डे बाय डे उसका घटना शुरू होता है। अगर आप रोज इस चंद्रमा को देख के अध्ययन करेंगे तो आपको चंद्रमा को देख के ही तिथियों का ज्ञान हो जाएगा कि आज कौन सी तिथि है। तो ये जो घटना शुरू होता है ये 15 दिन तक घटता है, और लास्ट में आती है अमावस। इस पीरियड को हम जो है कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना स्टार्ट होता है, घटते घटते लास्ट में बिल्कुल दिखाई देना बंद कर जाता है, तो वो दिन अमावस का होता है। तो ये जो पीरियड है 15 दिन का, इसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। फिर अमावस के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब दिखना शुरू हो जाता है। प्रतिपदा आती है, द्वितीया आती है, तृतीया आती है। द्वितीया पे ज्यादातर हमें पतला सा दिखाई देता है, और वहां से ये बढ़ना शुरू होता है, और ये पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है। ये 15 दिन होते हैं। तो एक महीने में 15-15 दिन की 2 तिथियां आती हैं। और पूर्णिमा से अमावस तक का जो समय है 15 दिन का, इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 पक्ष होते हैं, जिसे हम पखवाड़ा भी कहते हैं। एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष को शुभ माना गया है, कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्रमा घटने पर होता है, मतलब डिग्रेड हो रहा है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपग्रेड हो रहा है। तो नेचुरली जो चीज बढ़ोतरी की तरफ होती है वो हम उसको शुभ मानेंगे और अच्छी मानेंगे, उसमें हम अपने शुभ कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे महीने के अंदर 2 प्रकार की तिथियां आती हैं जो 15-15 दिन चलती हैं। एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं, एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और ये दोनों तिथियां, दोनों 15 दिन की जो तिथियां होती हैं, इन दोनों तिथियों में ये 5 भाग होते हैं। भाई दोनों तिथियां तो वही रहेंगी, नाम वही है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। दोनों तिथियों में, निशु जी लाइनें नहीं खींचिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप रबड़ से मिटा दीजिए निशु जी। ये लाइनें आ रही हैं इसके ऊपर, ये परमानेंट हो जाती हैं, अब मेरी पीपीटी खराब हो जाती है। प्लीज इसको मिटा दीजिए। तो इस प्रकार से 30 तिथियां हैं, 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की। नाम 15-15 करके हैं उनके, जो कि 5 प्रकार की होती हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। इन 5 तिथियों के अलावा एक शून्य तिथि भी होती है, जो मतलब कभी कभी आती है। कुछ फिक्स तिथियां हैं जिसको हम शून्य तिथि कहते हैं, जिनमें हम शुभ कार्य नहीं करते। तो वो तिथियां हैं, शून्य तिथियां आती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी ये तिथियां हैं। अब तिथियों को मैं आपको वर्णन बताता हूँ, कौन कौन सी तिथियां हैं और इनका क्या बेनिफिट है हमें। जैसे कि नंदा तिथि, सबसे पहली तिथि थी नंदा। दोनों पक्षों में जो मैंने आपको अभी पक्ष बताए, कृष्ण पक्ष में, जाओगे। कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष के अंदर, दोनों में जो है 1, 6 और 11 प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि, ये जो 3 तिथियां हैं दोनों पक्षों के अंदर, ये नंदा तिथियां कहलाती हैं। इन तिथियों में अंतिम प्रथम घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्य करना शुभ माना गया है। जब आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, आप नंदा तिथि देख लीजिए,
प्रतिपदा के दिन, षष्ठी के दिन या एकादशी के दिन। आप लास्ट के 24 मिनट छोड़कर उसकी, जब तिथि खत्म हो रही है, तो उस दिन आप शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरी आती है हमारी भद्रा तिथि। भद्रा जो है, ये तिथि कब होती है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि आती है। नाम ही इसका ऐसा है, भद्रा। ये जो है अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ कार्यों के लिए बहुत अच्छी होती है। मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं है भद्रा तिथि, लेकिन दूसरे कार्यों के लिए अच्छी है। हर तिथि जो अशुभ भी है उसमें दूसरे कार्य किए जाते हैं मांगलिक कार्यों को छोड़कर। जैसे कि उदाहरण के लिए, पूजा व्रत है, मंत्र जाप है, अनाज लाना, वाहन खरीदना, इसके अलावा अदालती कार्य करना, शल्य चिकित्सा करना, चुनावी संबंधित कार्य करना, ये शुभ होता है भद्रा तिथि में। लेकिन मांगलिक कार्य जो है वो नहीं करते। ये अंतर है इसमें। तो ये नंदा और ये भद्रा, ये दो जो तिथि हमारी, नंदा 1, 6, 11, ये सीरियल से चलेंगी। भद्रा 2, 7, 12, मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। इसके बाद हमारी आती है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि जो है, ये उसी के सीक्वेंस में चलेगी। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, ये पूर्णा तिथि रहेगी। इसमें अमावस को छोड़कर शेष तिथियों में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करना शुभ होता है। और ये रह गई आपकी, नंदा हो गया, भद्रा हो गया, पूर्णा। 5 तिथियां है ना, एक रह गया आपको। नंदा तिथि, भद्रा, और आपका रिक्ता और पूर्णा। हाँ, जया रिक्ता। जया। हाँ, जया और रिक्ता। नंदा जो है मैंने आपको बताई, 1, 6, 11। भद्रा 2, 7, 12। जया 3, 8, 13। रिक्ता 4, 9, 14। पूर्णिमा 5, 10, 15। ये सीक्वेंस है। 1, 6, 11 से एक एक आगे बढ़ते जाइए, ये सारी आपकी तिथियों में हो जाएगा। नंदा तिथि अच्छी है, भद्रा में कुछ कार्य है वो अच्छे हैं, जया है ये भी अच्छी रहती है। रिक्ता में कार्य नहीं अच्छे करते, शुभ कार्य नहीं किए जाते। रिक्ता मतलब अपूर्ण रहती है, रिक्त है, बैलेंस इसमें कमी रहती है। और पूर्णा में सारी तिथियां जो हैं अपनी अच्छी होती हैं, और उसमें अपन कर सकते हैं। और शून्य तिथियां जो आते हैं, ये जो है 5 प्रकार की तिथियों के अलावा शून्य तिथि भी आती है। इन तिथियों में विवाह कार्य वर्जित है, लेकिन अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जो बड़े कार्य होते हैं, विवाह जैसे मांगलिक कार्य हैं, वो वर्जित होते हैं, लेकिन जो सिंपल कार्य हैं वो सारे कार्य किए जा सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो जो है आपकी, चैत्र की कृष्ण अष्टमी, वैशाख की कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ की कृष्ण चतुर्दशी, ज्येष्ठ की शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की षष्ठी, श्रवण की द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद की कृष्ण और प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एवं द्वितीया, और मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी, पौष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व पंचमी, माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी और माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया। ये जो है शून्य तिथियां, ये बीच बीच में आती हैं। इनमें भी मांगलिक कार्य के अलावा आप दूसरे कार्य कर सकते हैं, लेकिन मांगलिक और बड़े कार्य, शुभ कार्य नहीं करते। तो ये हमारी तिथियों का वर्णन था। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको? बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए, कोई सवाल हो इसके ऊपर आपका। तिथियां समझ में आ गई आप लोगों के? यस, हाँ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू राघवन जी। जी, हिमांशु जी, वेरी गुड। तो ये मैंने आपको तिथियों का वर्णन बता दिया पूरा। 5 प्रकार की तिथियां, 1, 6, 11 से स्टार्ट होती हैं, उसके आगे बढ़ते जाइए। तो ये 5 तिथि प्रकार की तिथियां होती हैं। इनमें कौन कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से में शुभ कार्य नहीं करते। ये हमारा तिथियों का वर्णन है।
जी, प्रेमपाल जी, यस, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तिथि के बाद आता है वार। वार आप लोगों को सबको पता ही है वैसे तो, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इंद्रजीत जी, यस। तो वार जो हमारे साथ है: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और जो है हमारा शनिवार। ये जो आपको सबको पता है। और हर किसी के अपने अपने ग्रह होते हैं। हर वारों के अपने अपने ग्रह हैं। ये कौन कौन से ग्रह हैं? रविवार का ग्रह कौन सा है? सूर्य। सोमवार का चंद्रमा। मंगलवार का मंगल। बुधवार का बुध देवता, बुध ग्रह। और गुरुवार का गुरु, बृहस्पति गुरु। शुक्रवार का शुक्र ग्रह, शुक्राचार्य। शनिवार का शनिदेव। इस तरह से हमारे 7 वार और 7 ग्रह हैं। अब ये इन वारों का भी महत्व है कि कौन से वार को कार्य शुभ होता है और कौन से वार को शुभ कार्य नहीं होता। इनका भी अपना समय है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हम्म, ये तो ये जो है 7 दिनों में कौन कौन से इनके देवी देवता हैं और क्या कार्य अपना करना चाहिए। सोमवार का दिन ऊर्जावान होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लोग सोमवार का व्रत भी करते हैं। यह दिन चंद्रमा से संबंधित होता है। मंगलवार, बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना कि मंगलमुखी सदा सुखी, तो इसको मंगलामुखी भी कहते हैं। इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से होता है जो हमेशा मंगल या फिर शुभ बातों का प्रयोग करते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। बुधवार, बुधवार के दिन सभी लोग विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करते हैं। जैसे चतुर्थी आती है, गणपति की तिथि होती है वो बुधवार, तो गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंधित है। कहते हैं कि इस दिन जो गणेश जी की आराधना करते हैं उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। फिर आता है शनिवार। शनिवार को भगवान शनि देव की आराधना की जाती है कि जो कोई भी शनि देव को पूजते हैं उनके शनि ग्रह सुधार आ जाता है। रविवार, रविवार का दिन सूर्य देव को पूजने का होता है। सूर्य देवता को उस दिन पूजा जाता है। जो रविवार को सूर्य देवता का पूजन करता है उसको बेनिफिट मिलते हैं। अब है कि वार के अनुसार शुभ कार्य कौन कौन से हैं, किस वार को कौन सा कार्य करना चाहिए। सोमवार को विवाह, शिक्षा, यात्रा, जल संबंधी कार्य कर सकते हैं। मंगलवार को भूमि, भवन निर्माण, युद्ध, साहसिक कार्य। बुधवार को शिक्षा का कार्य, व्यापार का कार्य, लेखन का, संचार का कार्य, कम्युनिकेशन। गुरुवार को विवाह, दीक्षा, गृह प्रवेश और धार्मिक कार्य, ये गुरुवार को किए जाते हैं। शुक्रवार को विवाह किया जा सकता है। स्त्री की सौंदर्य प्रदान की सारी चीजें, सौंदर्य प्रसाधन के सारे कार्य आप कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर पे जाना, मेकअप करना, सौंदर्य का सामान खरीदना, ये सारे शुक्रवार को किया जा सकता है। गाड़ी खरीदना, कोई भी वाहन खरीद सकते हैं, ये भी शुक्र का होता है। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र आभूषण खरीद सकते हैं आप शुक्रवार के दिन। कला का सारा सामान खरीद सकते हैं, संगीत का सारा सामान खरीद सकते हैं। हारमोनियम खरीदना है, गिटार खरीदना है, सितार खरीदना है, हारमोनियम खरीदना है, जो भी चीजें आपको खरीदना है ये सारी खरीद सकते हैं शुक्रवार के दिन। और शनिवार को स्थायी निर्माण, कोई भी स्थायी निर्माण जिसका लंबा समय तक चलना हो, जैसे कि अपन पंचांग कर रहे हैं, आज शनिवार है, स्थायित्व बनाने के लिए, तो ये स्थायित्व वाली चीजें जो हैं वो शनिवार को करते हैं। खेती बाड़ी के जितने कार्य हैं ये सारे शनिवार को किए जाते हैं। यंत्र मंत्र दान, साधना करना, यंत्र मंत्र करना, आध्यात्मिक स्थिति में आगे बढ़ना, ये सारी चीजें जो है शनिवार को की जाती हैं। रविवार जो है सूर्य का वार है। शासकीय कार्य, राजकीय कार्य,
राजनीति से संबंधित कार्य है, अपनी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कार्य, ये सारी चीजें रविवार को करते हैं। तो ये आपको अभी मैंने तिथि के कुछ कार्य बताए, कुछ आपको मैंने वार के कार्य बताए, और कुछ मैं आपको तिथियों के भी अपवाद बताता हूं। कुछ तिथियों के भी अपवाद हैं। अभी आपने जैसे देखा श्राद्ध चल रहा है, दो दो श्राद्ध एक दिन। अभी चतुर्थी, कोई तृतीया चतुर्थी कह रहा था, तो कोई चतुर्थी पंचमी कर रहा था। तो ये कंफ्यूजन था एक। तो ये अपवाद है कुछ तिथियों के दिन, ये जो त्योहार आते हैं, कभी दो दो दिन पड़ जाता है। तो किसको माने, कौन सा सही त्योहार है, कौन सा दिन हमें वो चीज करनी चाहिए। तो अभी श्राद्ध के अंदर अभी ये कल परसों का जो था, अपना 10 तारीख का, कोई तृतीया चतुर्थी इकट्ठी कर रहा था, तो कोई दूसरे दिन चतुर्थी पंचमी कर रहा था। तो एक्चुअली वाकई सही है क्या, सामान्य नियम क्या है। तो नियमों के बारे में थोड़ा सा मैं तिथियों का आपको बता देता हूँ। जनरली नियम क्या है कि जब वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि आती है, मतलब जब सूर्य उदय है उस समय जो तिथि होती है, चल रही होती है, और सूर्य उदय हो गया, तो वह तिथि पूरे दिन मानी जाती है। ये एक जनरल नियम है। इसलिए अधिकांश व्रत और पर्व जितने भी हैं, दैनिक कर्मकांड जितने भी हैं, सूर्य उदय की तिथि से किए जाते हैं। जैसे ही आपके सूर्योदय मान लीजिए 6 बजे होता है, और आपकी तिथि पीछे से चली आ रही है और 7 बजे तक है, 8 बजे तक है, मतलब सूर्योदय में वो तिथि थी, तो एक जनरल जो सामान्य कार्य किए जाते हैं वो सूर्य उदय की तिथि के अनुसार किए जाते हैं। हमारी हिंदू पद्धति में एक दिन जो है सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक रहता है, और यही एक तिथि मानी गई है। लेकिन कुछ विशेष अवसर ऐसे होते हैं जिनका मुख्य संबंध चंद्रमा और रात्रि से होता है। ऐसे हमारे त्योहार हैं, जैसे करवा चौथ, गणेश चतुर्थी। करवा चौथ के दिन किसकी पूजा करते हैं, चंद्रमा की। गणेश चतुर्थी में किसकी पूजा करते हैं, चंद्रमा की। अब मान लीजिए कि गणेश चतुर्थी या करवा चौथ व्रत किस तिथि को किया जाए, वो सूर्योदय की तिथि ली जाए या चंद्रमा की तिथि ली जाए। तो जो रात्रि के त्योहार है उसमें हम चंद्रमा की तिथि लेते हैं। मान लीजिए चतुर्थी दोपहर को 3 बजे से स्टार्ट हो रही है, सुबह जब सूर्य उदय हुआ तब तृतीया थी। और जनरल नियम के अनुसार हमारा क्या है कि जब सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक वही तिथि मानी जाती है। अपवाद क्या है कि चतुर्थी जो है 3 बजे शुरू हुई है और रात का चंद्रमा चतुर्थी में उगेगा। जो रात का चंद्रमा आएगा वो चतुर्थी पे आएगा, क्योंकि दूसरी रात का चंद्रमा जो है वो पंचमी का हो जाएगा। तो इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा हमें पूजना है। तो जब चतुर्थी का चंद्रमा पूजेंगे या करवा चौथ का चंद्रमा पूजेंगे, तो तिथि कितने बजे भी स्टार्ट हो, सूर्य उदय पे कोई भी तिथि हो, लेकिन चंद्रमा उदय पे वो तिथि होनी चाहिए जिस तिथि का हम उपवास या व्रत कर रहे हैं। ये तिथियों में अपवाद है, चाहे वो सूर्य उदय को कोई भी तिथि आई हो, लेकिन चंद्रमा उदय पर भी जिस व्रत को हम कर रहे हैं, वो चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, तो वो तिथि उस समय होनी चाहिए। ये अपवाद है। तो इस तरह से हम रात्रि की तिथि लेते हैं यहां पर। और इस कारण उन व्रत और पर्वों में तिथि का निर्धारण चंद्रमा की गति और रात्रि में पड़ने वाली तिथि के आधार पर किया जाता। ये इस तरह से तिथि में कुछ अपवाद है। अब ये अपवाद क्यों है। चंद्र पूजा या रात्रि पूजा प्रधान व्रत, जैसे शिवरात्रि, शिवरात्रि का भी यही है। शिवरात्रि कब मानेंगे, करवा चौथ, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म रात को हुआ था, तो रात को जब अष्टमी पड़ेगी 12 बजे के पास में, चाहे दिन में कोई भी हो, रात को अष्टमी, जिस रात को 12 बजे के पास में अष्टमी पड़ेगी उस समय जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो इन पर्वों की जो मुख्य रूप से पूजा रात में होती है, इसलिए नियम है कि पूजा के समय जो तिथि चल रही हो वही मानी जाएगी, चाहे वो तिथि सूर्य उदय पर आई हो या नहीं आई हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह कुछ तिथियों का अपवाद है। ऐसे ही है श्राद्ध और पितृकर्म की, अभी जो चल रहा है। श्राद्ध और पितृकर्म की तिथियां कौन सी मानी जाती हैं। श्राद्ध आदि कर्मों का आधार भी तिथि प्रदान होता है। और यहां भी मध्य काल, जब सूर्य सिर के ऊपर होता है
उस समय जो तिथि होती है वही ग्रहण की जाती है। श्राद्ध में, ये जो अभी तृतीया और चतुर्थी तिथि आई थी, उस दिन तिथि 3 बजे समाप्त हो रही थी, और चतुर्थ दूसरी तिथि लग रही थी 3 बजे समाप्त होने के बाद, चतुर्थी। तो तृतीया और चतुर्थी का ये कंपोजिशन बन रहा था। इस वजह से तृतीया और चतुर्थी दोनों श्राद्ध दोपहर को पड़ रहे थे, इसलिए वो दोपहर को एक दिन माने गए। तो श्राद्ध में दोपहर का समय देखा जाता है, कि दोपहर को जब सूर्य सिर पर हो उस समय कौन सी तिथि है। चाहे सूर्य उदय पे वो तिथि आई हो या नहीं आई हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मध्य काल में वही मानी जाएगी। तो ये तिथियां निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कि किस तरह से तिथियां, आपने सुना होगा 2-2 दिन चलती हैं, एक दिन चलता है। तो तिथियों को उसी हिसाब से देखे जाते हैं। कुछ अपवाद है, रात्रि पूजा वाले रात्रि की तिथि देखी जाएगी, श्राद्ध कर्म वाली आपकी दोपहर की तिथि देखी जाएगी। उसके आधार पर हम जो पर्व मना रहे हैं वो पर्व मनाएंगे। तो पूजा के समय की तिथियां ही मान्य होती हैं। और बता दूं आपको, अब रात्रिकालीन पूजा तिथियां कौन कौन सी हैं। रात्रि में पूजा करने वाली, शिवरात्रि, निश्चित काल में आधी रात को इसकी पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, ये भी निश्चित काल में होनी चाहिए। करवा चौथ, चंद्र दर्शन के समय। शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, ये भी रात्रि की होती है। होली, होली का दहन भी रात्रि को होता है। दीपावली, अमावस्या की रात्रि को ही होती है दीपावली। जो तिथि, जब अमावस्या की तिथि, मतलब अमावस्या जिस रात्रि में होगी, उसी रात्रि को दीपावली मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि होनी चाहिए, जब अमावस्या तिथि होगी तभी उसको मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन तिथियों का वर्णन बताया, वारों का वर्णन बताया। इसी प्रकार से नक्षत्र भी होते हैं, हमारे 27 नक्षत्र हैं। और नक्षत्रों के अंदर कुछ हैं पंचक। दो प्रकार के नक्षत्र मेन आते हैं। एक गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जो कि 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के। और कुछ होते हैं पंचक। गंडमूल में बच्चे पैदा होता है, तो गंडमूल के अंदर उसको जो है गंडमूल की पूजा कराई जाती है 27 दिन बाद। क्योंकि चंद्रमा जो है 27 दिन में पूरी परिक्रमा करता है। जिस नक्षत्र से जिस दिन गुजरता है उसके 27 दिन बाद फिर वही नक्षत्र आता है। तो जिस गंडमूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, जब वो नक्षत्र दोबारा आएगा 27 दिन बाद, तब उसकी पूजा होती है 27वें दिन। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पंचक होते हैं। हर माह में जो है 5 दिन आते हैं, जिसे हम पंचक कहते हैं, जो कि शुभ नहीं होते। कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ जो पंचकों में करते हैं, लेकिन कुछ कार्य नहीं करते। तो हर माह में जो पंचक लगते हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, इसको जो प्रारंभ होने वाले पंचक है, ये फुल शुभ फल देते हैं। और पंचकवार और नक्षत्र के अनुसार फल तो करते हैं, व्यापारिक वस्तुओं को भी अच्छा खासा तेजी मंदी का अनुमान पूरे माह के लिए करते हैं। तो पंचक जो है, ये हमारे नक्षत्र जो है अंतर्गत जो आते हैं, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती, ये हमारे पंचकों के नक्षत्र हैं। जब चंद्रमा कुंभ राशि में और मीन राशि में होता है, तब ये नक्षत्र होते हैं। तो इसको पंचक नक्षत्र बोलते हैं। और ये 5 दिन रहते हैं। तो 5 दिनों में ये शुभ कार्य नहीं करते हैं हम पंचकों में। और एक कुछ होती हैं जब में शुभ कार्य नहीं होते, दग्धा राशियां। दग्धा राशियों का क्या मतलब है, जली हुई राशियां होती हैं कुछ, जिनमें हम शुभ कार्य नहीं करते। जिसे जला हुआ कहते हैं, निष्फल, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, ये दग्धा राशियां होती हैं। पंचांग और मुहूर्त शास्त्र में सप्ताह के अंदर 2 ऐसी राशियां आती हैं जिसको कि दग्धा कहते हैं। जब चंद्रमा इन राशियों पर से गोचर करता है, तब वह दिन अशुभ और बाधादायी माना जाता है। जैसे रविवार को, अगर चंद्रमा, जिस भी रविवार को चंद्रमा मेष और वृश्चिक राशि से निकल रहा हो, मेष राशि से या वृश्चिक राशि से निकल रहा हो, तो वो दिन अच्छा नहीं है, कष्ट होते हैं। सोमवार को वृषभ या धनु राशि से जब वो निकले, तो वो दिन अच्छा नहीं है। मंगलवार को मिथुन और मकर राशि में जब चंद्रमा आए, तब वो अच्छा नहीं है। बुधवार को कर्क और कुंभ राशि में जब चंद्रमा निकले,
तो मानसिक तनाव होता है, वो भी शुभ नहीं माना गया है। गुरुवार के दिन जब चंद्रमा सिंह और मीन राशि में आता है, तब जो है प्रॉब्लम होती है, गुरुजन से विवाद होते हैं, असफलता प्राप्त होती है। शुक्रवार को जब चंद्रमा कन्या और मेष से गुजरे, खर्चे कौन बढ़ते बोल हैं, रहा है? वैवाहिक कलह होते हैं। हम्म। ठीक है। और शनिवार को तुला और वृषभ में आता है जब चंद्रमा, शनिवार को, तब बीमारी, कोर्ट कचहरी, झंझट होते हैं। इसलिए शुभ कार्यों को रोक रहती है। विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, यात्रा आदि कार्य, इन दोनों को टालने चाहिए यदि चंद्रमा दग्धा राशियों में है तो ये थे आपके दग्धा राशियां, मैंने बताई कुछ, ये चीजें बताई। और इसी प्रकार से आपको मैं, इसके ऊपर मेरी क्या है, बुक्स भी लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से चौघड़िया भी आती है, दिन की चौघड़िया, रात की चौघड़िया। तो दिन की जैसे चौघड़िया है, ये 1.5 घंटे की होती है। संडे को सबसे पहली चौघड़िया 6 से 7:30 बजे उद्योग कहलाते हैं, अच्छी नहीं होती। और 7:30 से 9 जो है चर कहलाती है, इसमें चलायमान कार्य कर सकते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना, गाड़ी चलायमान है। और 9 से 10:30 लाभ चौघड़िया होती है, ये अच्छा लाभ होता है, आप जो भी कार्य करेंगे आपको लाभ मिलेगा। 10:30 से 12 अमृत होता है, अमृत तुल्य लाभ मिलेगा आपको, ये भी बहुत अच्छा है, ये चौघड़िया जो होती है। 12 से 1:30 बजे तक काल होता है, इसमें अच्छे कार्य नहीं होते, करते, शुभ कार्य नहीं करते, तंत्र मंत्र सिद्धि वगैरह के कार्य कर सकते हैं काल के। और 1:30 से 3 बजे तक शुभ कार्य कर सकते हैं। 3 बजे से 4:30 बजे तक रोग होता है, इसमें भी शुभ कार्य नहीं करते। 4:30 से 6 बजे तक उद्वेग होता है, फिर नहीं कार्य करते। तो ये हर वार के हिसाब से ये निकले हुए हैं, ये फिक्स होते हैं। आप कभी भी दिन की चौघड़ियां देख लेंगे कैलेंडर के अंदर या पंचांग के अंदर, आप ये कर सकते हैं। जैसे सोमवार को अमृत से ही स्टार्ट होती है, मंगलवार को रोग से स्टार्ट होती है, बुधवार को लाभ से स्टार्ट होती है, गुरुवार को शुभ होती है, शुक्रवार को चर से स्टार्ट होती है, शनिवार को काल से स्टार्ट होती है। इस तरह से दिन की चौघड़ी और रात की चौघड़ी है, 1.5 घंटे की होती है, दिन और रात। इस तरह से मेरे ये बुक्स भी हैं, पंचांग एवं कुंडली सीखे, पंचांग का पूरा डिटेल है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया है। ये तो अभी थोड़ा सा है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास थी, तो पूरा तो नहीं बता सकता। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, मैं ये वर्कशॉप करता रहता हूँ हर 15 एक दिन में, सैटरडे या संडे को, उसमें नई टॉपिक्स जो हैं बताता हूँ। पिछली बार भी मैंने किए थे, राघव जी बैठे थे, तब मैंने और चीज़ें बताई थी, आज मैंने नई चीज़ें दूसरी बताई हैं। तो मेरे ये वर्कशॉप चलता रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरी ये बुक्स भी हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो ये पंचांग और कुंडली विश्लेषण पर है, वैदिक ज्योतिष, इसमें ग्रहों का वर्णन है, राशियों का वर्णन है, नक्षत्रों का वर्णन है, ये पूरा का पूरा इसमें वर्णन है। और भी बुक्स है हमारी ये, मोबाइल के ऊपर न्यूमरोलॉजी पर, मोबाइल नंबर और न्यूमरोलॉजी, सरल अंक ज्योतिष और उसके निदान, पूरी न्यूमरोलॉजी इसमें दी गई है, सरल अंक ज्योतिष और उसके निदान के नाम से। एडवांस योगा है। इस तरह से मेरी 10-12 जो हैं ये बुक्स हैं, जो कि प्रचलित हैं। और ये सारी बुकें, इनमें सारी चीज़ें हमारी दी गई हैं। मैं आपके ग्रुपों में ये लिंक डाल दूंगा, तो किसी को चाहिए तो परचेज कर सकता है। अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नहीं तो आप ये भी डाल सकते हैं, बुक्स ऑफ एस्ट्रो सुनील चोपड़ा, तब भी बुक्स आ जाती हैं। तो ये बुक्स भी ले सकते हैं आप, 8-10 बुकें हैं। एक अभी लेटेस्ट में वैदिक पे लिख रहा हूँ, वैदिक का कंप्लीट कोर्स, वैदिक फलित ज्योतिष, वैदिक के ऊपर। तो उसकी बुक अभी चल रही है, कुछ दिनों में आ जाएगी, अभी उसका कवर पेज बन के आया है। तो ये मैं कोर्सेज भी कराता हूँ, ये सारे कोर्सेज भी है मेरे, ये जो बुकें हैं। मैं वैदिक कोर्स भी कराता हूँ, लाल किताब भी कराता हूँ, और आपका न्यूमरोलॉजी भी कराता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति, उनकी प्रश्न कुंडली, ये सारे कोर्सेज हमारे चलते हैं। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। अभी जो है अपनी पंचांग की जो वर्कशॉप चल रही है, ये पंचांग का कोर्स मेरा भी शुरू होने वाला है। ये अभी लेटेस्ट अभी स्टार्ट होगा हमारा बहुत जल्दी। ये आज कितनी हो गई, 13 तारीख, तो 15 या 16 को जैसे बैच बनेगा उस हिसाब से 15 या 16 को हम ये पंचांग का कोर्स करेंगे। बहुत छोटा कोर्स है ये, 10 दिन का मात्र कोर्स है,
10 दिन मतलब 2 हफ्ते का आएगा, मंडे टू फ्राइडे। और बहुत सस्ता कोर्स रखा हुआ है ये, कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई है इसकी। इसके चार्जेस सिर्फ 1999 रुपये, 2000 मान लीजिए। ये कोर्स के चार्जेस है। 2 वीक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, 7:30 से 8:30 तक। 15 या 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे ये, 7:30 से लेकर 8:30 तक। जो भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ये इसमें दिया हुआ स्कैनर, इस स्कैनर को स्कैन करके आप बुक कर सकते हैं। बुक आप 500 रुपये से भी कर सकते हैं, आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपका नाम लिख दिया जाएगा। तो 500 रुपये डाल के स्कैनर से, या मेरे नंबर पर, मेरा नंबर भी सब जगह है, जीपे पे, आपका फोन पे सब जगह है। ये मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं 500 देकर। बाकी अमाउंट जैसे क्लास स्टार्ट होगी उस समय आप दे सकते हैं। तो आप नंबर नोट कर लीजिए। आपको कुछ और पूछना हो तो इस नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं, डिटेल भी ले सकते हैं। तो ये पंचांग का कोर्स है 10 दिन का, 7:30 से 8:30 बजे ये टाइमिंग रहेगा। जिसको सूट करता हो, या टाइमिंग सूट ना भी करता हो, तो मेरा दूसरा कोर्स भी एक चल रहा है जो 9 से 10 अभी कंटिन्यू है, वो भी चल रहा है। 3-4 क्लासेस उसकी हो गई हैं। तो अब ये नया कोर्स जो है दूसरा पंचांग का, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग इच्छुक हों, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझने का तरीका, ये आपको अच्छा लगा हो, तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ आपको नंबर। ये चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है। तो इस नंबर से मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप पेमेंट भी भेज सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जब तक आप विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपको भी मैंने बताया, तिथि वार नक्षत्र ये 3 चीजें देखी जाती हैं, चौगड़िया देखा जाता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वार के अनुसार राहु काल, राहु काल को देखना मस्ट है। तो राहु काल आपको जरूर देखना। राहु काल कैसे देखना है, ये जो है ये भी 1.5 घंटे का होता है। और ये फिक्स है, सोमवार को राहु काल आपको प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक मिलेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, कोई भी कार्य नहीं करते शुभ। आप किसी अच्छे काम के लिए अगर निकल रहे हैं तो राहु काल में ना निकले। सिर्फ 1.5 घंटे का होता है, इसको त्याग दें, छोड़ दें, आगे पीछे कर लें, या पहले निकल रहे हैं या बाद में निकल रहे हैं। तो सोमवार को प्रातः 7:30 से 9 बजे तक होता है राहु काल। मंगलवार को दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक होता है। बुधवार को राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होता है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक राहु काल रहता है। गुरुवार को 1:30 से लेकर 3 बजे तक, और शुक्रवार को 10:30 से लेकर 12 बजे तक। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और रविवार को 4:30 से लेकर 6 बजे तक। रात्रि में राहु काल नहीं होता। यहाँ चूंकि वार के हिसाब से समय अलग अलग है, लेकिन अगर आपको याद करना है तो ये नीचे मैंने लिखा है, सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, रविवार, ये सीक्वेंस है। इसमें 7:30 से लेकर 6 बजे तक कंटिन्यूस में राहु काल रहता है। सोमवार को जैसे 7:30 बताया मैंने, शनिवार को आपका 9 बजे हो जाएगा, 7:30 से 9 सोमवार, 9 से लेकर 10:30 शनिवार, शुक्रवार को 10:30 से 12 बजे तक, बुधवार को आपका 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार है आपका 1:30 से 3 बजे तक, मंगलवार है आपका 3 से 4:30 तक, और रविवार है आपका 4:30 से 6 तक। ये रेगुलर टीम है। किसी प्रकार की भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो पंचांग है ये, पंचांग में देख सकते हैं, नहीं तो गूगल बाबा बैठे ही हैं, गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि राहु काल में आपको शुभ कार्य नहीं करना, शुभ कार्य इन समय पे नहीं किया जाए। ये मेन है चीजें। और विवाह मुहूर्त भी रहता है, इसमें त्रिबल शुद्धि की जरूरत होती है। विवाह मुहूर्त के अंदर जब विवाह मुहूर्त निकाला जाता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रहा हूँ। कन्या राशि से गुरु, कन्या की जो राशि है
उससे यदि गुरु 2 5 7 9 11 है तो शुभ होता है। कन्या राशि से गुरु 1 3 6 10 अगर है तो मध्यम होता है, उसकी पूजा होती है जिसे पीली पूजा कहते हैं। कन्या राशि में गुरु अगर 4 8 12 है तो यह अशुभ होता है, उस समय विवाह नहीं करना चाहिए। ये कन्या के लिए था। वर के लिए क्या देखा जाता है? वर के लिए सूर्य बल देखा जाता है। यदि वर में सूर्य जो है 3 6 10 11 है, तीसरा छठवां 10वां और 11वां है, तो वह शुभ है। यदि 1 2 5 7 9 है तो मध्यम है, उसकी पूजा लगती है सूर्य की। 4 8 12 है तो अशुभ है, उस दिन विवाह नहीं करना। और तीसरी चीज देखी जाती है आपकी चंद्रमा। चंद्रमा वर और कन्या दोनों का देखा जाता है। अगर कन्या और वर का चंद्रमा 3 6 7 10 11 है तो ये शुभ माना जाता है। वर और कन्या का चंद्रमा 4 8 12 है तो यह अशुभ माना जाता है। और वर और कन्या का चंद्रमा 1 2 5 9 है तो इसमें पूजा लगती है। मेन चीज देखने का है कि चंद्रमा 4 8 12 नहीं होना चाहिए, वर का भी और कन्या का भी। बाकी उसके बाद आप सूर्य और गुरु देखिए, तब वो मुहूर्त को तय कीजिए। ये त्रिबल शुद्धि कहते हैं इसको। त्रिबल की शुद्धि होती है, और भी बहुत चीजें होती हैं, तो उनको ध्यान करके हम लोग उसका मुहूर्त निकाला जाता है कि कब इनका विवाह किया जाए, कौन से दिन दिया जाए। तो दोनों की राशियां देखकर त्रिबल शुद्धि कर कर विवाह के मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो ये थे आपके 2 3 चीजें, मैंने आपको और बता दी हैं। तो जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो फिर से मैं आपको स्कैनर लगा देता हूं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी करना चाहें अभी कर सकते हैं, बाद में आप संपर्क करना चाहें तो आप बाद में कर सकते हैं, जिससे कि मैं बैच बना के आप लोगों को सूचित कर दूं कि कितने बजे से कितनी तारीख से आपका स्टार्ट होगा। कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ लोग यहाँ पंचांग क्लास स्टार्ट करने के? कुछ अच्छा लगा आपको? पहले तो पूछूं मैं, लगा कैसा आपको? मैंने जो चीजें बताई हैं, कुछ नॉलेज मिली आपको? चैट बॉक्स में यस नो कुछ तो लिखिए। कुछ जानकारी मिली है आपको? कुछ सीखे आपने? तिथियां वार ये सब चीजें मैंने बताया, कुछ आपको आज सीखने को मिला या नहीं? यस। जी हाँ, नरेश जी। जी। बहुत बढ़िया। यस। यस। क्या नॉलेज दी है सर आपने पंचांग के बारे में। जी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा वैसे नॉलेज बताया तो सर। काफी है, अब चूंकि समय कम था। 1 घंटे हाँ। का अपना वेबिनार है, मैं करता रहता हूँ हर 15 दिन में, और कुछ ना कुछ नई चीज ही बताता हूँ। पिछले वेबिनार में कुछ और बताया था, इस वेबिनार में कुछ और बताया है। अगर आप अटेंड करते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। जरूर सर जरूर, बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर। अगर हम्म। किसी को ज्वाइन करना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया, 9302 2325 और 222। तो आप सर संपर्क भी एक कर सकते। हाँ एक जी। एक बात पूछूं। सर जी। आपके नंबर में 2 नंबर कितना टाइम आए हैं सर? 5 टाइम आए हैं। हाँ जी, 5 बार आया है। तो नहीं बताते ना। एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप तो मोबाइल नंबरबाजी भी करते हैं ना। नहीं, किसने इसलिए कहा मैं नहीं होना चाहिए? तीन हाँ, 3 4 नंबर तक तो चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तीन आप चार मुझे तक बताइए। चलते हैं। हाँ, चलता है। अच्छा। कोई लोग हाँ। कहते हैं 2 टाइम नहीं आना चाहिए, ज्यादा नहीं नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 3 4 बार तक चलता है। और दूसरा 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सौम्य नंबर है। अच्छा अच्छा अच्छा। नंबरों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा नंबर। हम्म। 9 नंबर है अच्छा। आपका, मंगल का नंबर है, ये ज्यादा बार नहीं मंगलवार। होना चाहिए। हम्म। ये जितना ज्यादा होगा उतनी गुस्सा और एनर्जी उसके अंदर रहेगी। हाँ आप तो बहुत माइल्ड है। टू हाँ। नंबर ज्यादा है, इसीलिए एकदम हाँ, शांत चित्त से बात करते हैं सब चीज। मेरा खुद का 2 नंबर है। हाँ। 2 अगस्त को मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा। 2 नंबर ही है, तो मेरे मकान का नंबर 11 है, 2 नंबर है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत तो ये बढ़िया। 2 नंबर सौम्य नंबर है, ये कितने भी आ जाए कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। 8 नंबर नहीं शनि क्या? का होता है, ये शनि वालों अच्छा। को अच्छा रहता है। हाँ हाँ। बाकी लोगों हम्म को जिनका अच्छा नहीं है, शनि के से संबंधित नहीं है, उनको प्रॉब्लम आएगी। हम्म। इस तरह से नंबरों के ऊपर डिपेंड करता है। 4 नंबर है, राहु का नंबर है। हाँ हाँ, जितने राहु का। चार ज्यादा होंगे उतनी तकलीफें होंगी, आपको फोन ऐसे आएंगे, लड़ाई झगड़े वाले होते रहेंगे।
तो बराबर है जितने सर। ज्यादा चार होंगे उतनी दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है। दो नंबर बिल्कुल ठीक। चंद्रमा का है, जल है, पानी है, कूल। अच्छा। कूल, जितने मर्जी दो डाल दीजिए वो तो कूल ही रहना है। उसको तो आपको हम्म। अग्रेसिव होने वाला कोई चीज ही नहीं है। हम्म। तीन नंबर है गुरु का नंबर, जितने मर्जी तीन लीजिए, गुरु है। हम्म। तो इस तरह से कुछ नंबर हैं जो अधिक बार नहीं आने चाहिए, कुछ नंबर हैं अधिक बार ला सकते हैं। ये सर इसका ये सब tactic आपने है। बुक में लिखा है या हाँ, आपके जो मोबाइल नंबर जो बुक में है सब कुछ हाँ भी? है ना, ये सब चीजें मेरे है मोबाइल नंबर के बुक में। है क्या वो बुक का हाँ, मिलती है? कहाँ मिलेगी? वो ये अमेजोन पे? अमेजोन पे मिलेगी आपको, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी आपको। नहीं, अगर आपसे कांटेक्ट करके मेरे से पार्सल भेज कांटेक्ट करिए, दें? मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ। मतलब मेरे तो पास नहीं पैसे रहती, ट्रांसफर कर पब्लिशर में देंगे। डाली हुई है वो। अब पैसे ट्रांसफर कर देंगे, आपसे ले सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास रहती नहीं है बुक्स। अच्छा। वो अच्छा पब्लिशर अच्छा। जो है अमेजोन पे डालता है, मैं नहीं डालता हूँ। नहीं क्या? हाँ। हाँ, पब्लिशर करता है, मेरे पास बुक आती ही नहीं है। मेरे पास तो दो बुक नहीं। आई थी मेरे उसके लिए, देखने के लिए। बस, अरे बाप दो बुक आई रे। बाकी सब उन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर डाली हुई है। अच्छा अच्छा। तो वो इस ठीक तरह है। से है। ठीक तो है, आप कोई ले बात सकते नहीं। हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी, नहीं तो आप बुक्स ऑफ एस्ट्रो सुनील चोपड़ा लिखेंगे तो भी मिल जाएगी आप। मिल जाएगी। हाँ, अच्छा। उसमें बुकें आ जाएंगी सारी, जो आपको पसंद करनी है उसमें कर लीजिए। और अच्छा। दूसरा क्या है, न्यूमरोलॉजी का आपके ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर का मैचिंग भी देखा जाता है। आई सी। अच्छा अच्छा। आपके मैच होना चाहिए, जैसे मेरा दो नंबर है, हम्म। मूलांक मेरा दो है। हम्म। मैं मोबाइल में भी दो नंबर रखता हूँ। ये नंबर मेरा अच्छा। 35 साल पुराना है। हम्म। 35 साल हो गए इस नंबर। रिलायंस लॉन्च हुआ था ना, जब उसने छोटा मोबाइल दिया था, हाँ बिना सिम हाँ, वाला। बहुत छोटा था, हाँ। हाँ, वो वाला तब से है वो। हाँ। 33 नंबर से चल रहा हो, सारे काम मेरे इसी पे होते हैं, इतना बेनिफिशियल इसी है। पे होते हैं। अच्छा और अच्छा। मैंने कई नंबर लिए और कोई नहीं चला। हम्म। तो ये नंबर सबसे भाग्यशाली रहा, तो इसलिए मैं इसको रखता हूँ। और बुक में सर क्योंकि मेरा मूलांक भी दो नंबर? है, दो से मैच हाँ। कर गया। हम्म। ये चीज है। सर बुक में ये भी दिया है हाँ, नंबर कैसे सिलेक्ट हाँ करना, नंबर कैसे सेट कौन सा करने हैं और लेना है, क्या कौन लेना से है? नंबर लेने हैं आपको। हाँ। कंडक्टर देखना है आपको, ड्राइवर देखना है आपको, मतलब मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और हाँ। भाग्यांक को जोड़कर ही आपको नंबर लेने हैं। ओके उसी से सर, मिलते ओके। जुलते, मतलब उसके जो मित्र ग्रह हैं, जो मित्र ग्रह होते हैं उसके नंबर लिए जाते हैं, दुश्मन ग्रह के नंबर नहीं लेने आप। नहीं लेने, हाँ। आपके अगर बराबर। मूलांक और भाग्यांक के दुश्मन ग्रह के नंबर लेंगे, वो नंबर हाँ। आपको दिक्कत देंगे। ओके सर, ओके ये सर, मेन ओके। उसका है ऑब्जेक्टिव। अच्छा सर, मतलब अच्छा। हर किसी का अलग अलग नंबर है, किसी पे 8 ज्यादा है, किसी पे 4 ज्यादा है, किसी पे 9 ज्यादा है, उनकी अपने मूलांक से मैच कर रहे हैं, राइट सर, राइट सर। तब उन्हें बेनिफिट राइट। दे रहे हैं। राइट सर, राइट सर। जस्ट डायल वाले हैं, जस्ट डायल वालों के सारे 8 ही 8 है। हाँ। पहले दस तो आठ है दो था उनके। सर, पहले पहले दो था उनका पूरा। आठ हाँ, ना। सब अब 8 दो पूरे कट 8 है। करके अभी आठ किया उन्होंने, हाँ। हाँ, क्यों, अब इतने 8 है, और जस्ट डायल बहुत अच्छा चलता है। यस। अब कंपनी थोड़ी डूब गई है, कमा रही है, नहीं, इनकम लेकिन कर रही है, करोड़ों की लेकिन इनकम है। कहते पहले दो बहुत ज्यादा था, इसलिए कंपनी ये हो गई थी, फेल तो हो गई थी, फिर उन्होंने नंबर चेंज किया। हाँ, दो से ऐसे। फेल हो गए, वो उनके ड्राइवर और कंडक्टर से मैच नहीं किया होगा। अच्छा। और ये 8 नंबर उनके ड्राइवर कंडक्टर से मैच कर गया होगा, मित्र होगा। हम्म। ये चीजें रहती है। मित्र और दुश्मन, सबसे बड़ी चीज यही देखी जाती है एस्ट्रोलॉजी में भी, कोई भी पद्धति आप ले लीजिए सब में। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, मैं केपी करता हूँ सर। मैं काफी अच्छा। साल से केपी कृष्णमूर्ति हाँ, तो ज्योतिष पद्धति कृष्ण ज्यादा करता हूँ। कृष्णमूर्ति में तो सारे नक्षत्रों का खेल है, लॉर्ड सब लॉर्ड, सब मतलब सब सब लोग लॉर्ड। सब तक जाता हूँ, हाँ, सब सब चालीसा से तक जाते हैं सब लोग, तक भी बिल्कुल। किया है। भाई एक्चुअली चालीसा क्या है, से। केपी के अंदर ही जुड़वा बच्चों की डिटेल निकाली जा सकती है। और बिल्कुल किसी ठीक है सर। पद्धति में जुड़वा बच्चों की डिटेल नहीं निकाल सकते, नहीं क्योंकि मिल दोनों की सकता। कुंडलियां एक ही हैं। एक ही है तो सब लॉट भी एक ही और रहता है, तीन में वहां से पर एक में केपी के एक ही अंदर सब लॉट है। आपका सब सब लॉर्ड चेंज हो गया, दो सात बच्चों। 3 सेकंड से वो सेकंड हाँ, में सब 3 सेकंड में सेकंड चेंज में। हो जाता, बिल्कुल। हाँ तो। मैं भी पढ़ाता हूँ हाँ हाँ। केपी, मेरे बिल्कुल पास भी ठीक उसके है, मैं भी पढ़ाता हूँ, केपी का भी है। ज्ञान बिल्कुल ठीक है सर, है। बिल्कुल, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत जी अच्छा। सर। धन्यवाद आपका, बहुत 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 शुक्रिया सर धन्यवाद। आप लोगों का आने का, सुनने का। हाँ। मेरे वेबिनार होते रहते हैं, ग्रुप में जुड़े रहिए, वेबिनार अटेंड जरूर करते सर, रहिए। जरूर जरूर और सर, जिन जरूर। लोगों को कुछ सीखना हो, हाँ। कोर्सेज हैं, जो कोर्स आपकी इच्छा हो, सीखने चाहें, मुझसे संपर्क कर लें, तो आपसे पक्का। मिल सकते हैं। पक्का सर, पक्का। जी। नो डाउट। दिनेश्वर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम्म। जी, बताइए। हाँ, ये बोले गुरु जी कि ये मुहूर्त का कोई आपके पास बुक है क्या? मैंने बताया ना, पंचांग की बुक है ना मेरी, सारे मुहूर्त दिए हुए हैं उसके अंदर।
अच्छा, पंचांग में वो मुहूर्त हाँ, अलग से नहीं लेना पड़ेगा? पंचांग में पूरा पंचांग के दिए सारी चीजें, चारों चीजों के मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, विवाह कैसे निकाला जाता है, आप किस तरह से निकालेंगे, कौन से नक्षत्र लिए जाते हैं, गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, ये सारा है, पूरी डिटेल है उसके अंदर, पंचांग और उसके अंदर। लेकिन लेकिन आपसे पढ़ने का तरीका अलग है, तो बुक से नहीं समझ में आ तो पढ़ पाएगा। लीजिए ना, मेरी क्लासेस वो हैं, एक आप पढ़ बार लीजिए। दिमाग में आ जाएगा तो भूलेंगे नहीं हाँ, कभी। तो आप पढ़िए ना। वो दस लाइव दिन की का बात कोर्स अलग है, है। 10 दिन का कोर्स है, मात्र 2,000 रुपये फीस लेता हूँ, और पढ़ाता हूँ, मैं पूरा पंचांग पढ़ाता हूँ, कोई भी सवाल करिए उसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैं देखता हूँ, कल ज्वाइनिंग करता हूँ। तो कब हाँ, से स्टार्ट होगी? ये 15 या 16 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा अच्छा। वही 9 बजे वाला हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 बजे तक हम भी ये गुरुकुल पाठशाला चेन्नई में रह रहे हैं, तो अच्छा, थोड़ा बिजी रहते हैं। 9 बजे और वाला बैच अभी चल रहा है मेरा कंटिन्यूस में, उसमें 4-5 क्लासें नौ हो बजे गई हैं। हाँ, वो चल नौ रहा है अभी, पंचांग का ही वो चल अच्छा रहा है। था। हाँ, अच्छा था। उसके बाद ठीक वाले है, में आ अच्छा जाइएगा, 1 वीक वाले अगले वीक। हाँ, जी जी। संपर्क कर लीजिएगा मेरे से, मेरा नंबर नोट कर हाँ, लिया आपने? नंबर आपका नोट कर लिए हैं, लिख आप लिए नाम और किसी मोबाइल को भी नंबर कोई लिख करके रख क्वेरीज हो, टाइम की क्वेरीज हो, समय की क्वेरीज हो, मेरे सारे कोर्स चलते रहते हैं कंटिन्यूस में। जी तो जी जी। आप संपर्क करें तो वो एडजस्ट कर लेंगे, वो सेट कर लेंगे, उसी हिसाब से सेटिंग कर देंगे। हाँ हाँ। ठीक है ना? अच्छा, चलिए साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। राघव जी धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।